Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss important topics of banking and insurance. Delhi University topic है, सेमेस्टर 6 की बात करें एंड बीकॉम थर्ड ईयर. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले ये बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और इसके आई थिंक सो 2 या 3 पार्ट अपलोड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. और बैंकिंग के बाद हम इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करेंगे. इस पार्ट के बाद इंटरनेशनल बिज़नेस की आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करा दूंगी. इसके अंदर जो कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, जैसे बैंक क्या होता है और बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, ये आप लोग अपने एंड से देख लेना. बैंक कितने टाइप्स का होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बैंक के, और बैंक फॉरेन बैंक से कैसे डिफ़र करता है. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस लेक्चर वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने एंड से ज़रूर करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है. मैं इस लेक्चर वीडियो में क्या कराने वाली हूँ, एक तो मैं कराने वाली हूँ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कि हर पेपर में एग्जैक्टली आ रखा है. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और बेसिल नॉर्म्स कराने वाली हूँ. रिस्क कराने वाली हूँ, रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, IRDAI इसके बारे में बताने वाली हूँ. और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया? व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ एंड एरियाज ऑफ कंसर्न इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स? अच्छा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स मीन्स बैंकिंग सेक्टर में ना काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे टाइम टू टाइम पे. ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर इतना इवॉल्व हो गया, तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे. अब वन बाय वन डिस्कशन करना होगा कि ये कैसे इवॉल्व हुए और कौन कौन से सारे स्टेप्स थे. तो बैंकिंग सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है इकोनॉमी में. हमारे बैंकिंग सेक्टर से ही डिपेंड करता है कि जो हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई है मनी की वो कितनी फ़्लो हो रही है. इससे रिलेटेड मैंने इकोनॉमिक्स में ना आप लोगों को पार्ट्स कराए थे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ऑल्सो. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से नहीं तो बैंकिंग सेक्टर से तो इम्पॉर्टेंट है. तो ये भी आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अवेलेबल करा दूंगी लिंक. बैंकिंग सेक्टर इम्पॉर्टेंट प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर और ये देखता है और कंट्रोल करके रखता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर सके, टाइम टू टाइम प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके. अच्छा, इसको इंक्रीज़ करना और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दे ऑल्सो मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एडुकेसी इन फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबल रखना मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए और इसकी ग्रोथ भी आना, मीन्स स्टेबिलिटी से ग्रोथ आना, ना एकदम से बहुत इम्प्रूवमेंट होना, ना इसका बहुत ज़्यादा डिवॉल्यूशन होना. फिर उसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट की बात की गई है वो ये है. देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो या तो हाईलाइट कर लो या अपने नोट्स में मेंशन कर लो. 18th सेंचुरी में मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में आई थी. बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंकों ने 3 बैंक्स टू फंक्शन वेल इन इंडिया, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे. और इनको बाद में मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बनाया गया और इम्पीरियल बैंक को बाद में स्टेट बैंक बनाया गया 1955 में. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में. एंड बिकेम द मॉनिटर एंड रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इंडिया इन 1949 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अब आप लोग पूछोगे कि ये 1955 1949 इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना है. बिल्कुल, ये एक्ट से रिलेटेड है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट फ्यू ऑफ द बैंक्स के ईयर्स वगैरह याद हों. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास उस टाइम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था. उसको बाद में इम्पीरियल बैंक बना दिया गया. इम्पीरियल बैंक को उठा करके स्टेट बैंक बना दिया गया 1955 में. ये जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की हमने उसके बारे में. फिर RBI की बात की गई है. इन्होंने बोल रखा है कि RBI वॉज रेगुलेटिंग द बैंकिंग इकोनॉमी. RBI पूरा कंट्रोल कर रहा है. मोस्ट ऑफ द बैंक्स, SBI के अलावा प्राइवेट बैंक्स थे
तो 1960 तक द बैंकिंग सेक्टर वॉज कंट्रीब्यूटिंग अ गुड शेयर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अच्छा कर रहा था. इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोनॉमी, और ये बहुत ज़रूरी था कि हम उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकें. अब नेशनलाइजेशन किया गया बैंक्स का 1964 के अंदर, और 14 बैंक्स, मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और बोला गया कि जिनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 करोड़ से अबव है वो आ जाओ और बैंक के अंदर नेशनलाइज हो जाओ चुपचाप से, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था. अब देखो 50 करोड़ थी कि कितनी थी, मैं एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ इसकी, जस्ट वेट अ सेकेंड कि इसकी कितनी एग्जैक्ट था. हाँ, एग्जैक्ट 50 करोड़ ही थी. 50 करोड़ से ज़्यादा जिसकी भी कैपिटल्स है वो आओ और पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाओ. तो 14 बैंक्स, अब 14 बैंक्स को लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. 14 बैंक्स आप लिख सकते हो कि 14 बैंक्स को 1969 तक हमने क्या किया गया, 1969 की जो सबसे पहले मर्जर हुआ था, मर्जर नहीं कह सकते, नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का. फिर उसके बाद इन्होंने 1991 में नरसिम्हम राव ने कुछ अपनी पॉलिसी के बारे में बताया. कमेटी, जो नरसिम्हम राव की कमेटी थी, उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी दी 1991 में. अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ जो आपकी LPG 1991 की पॉलिसी है ना, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. तो या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन उसका पूछेगा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का पूछेगा, या तो आपसे बोला जाएगा कि LPG को भी डिस्क्राइब करो. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन तो इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, तो उसको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे. दिस लीड टू द एडिशन ऑफ ग्लोबल बैंक इन द इकोनॉमी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये तो इतना ज़्यादा नहीं है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था 1991 में नरसिम्हम राव ने अपनी मतलब 1991 में LPG की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, और इन्होंने अपनी जो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने 2 रिफॉर्म्स दी थी 1991 में और 1998 में. दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. बैंकिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट एक्ट 2 फेजेस में करा गया. फर्स्ट फेज बेसिक पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे था, और जो सेकेंड फेज था वो स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपिंग द इंडस्ट्री विद एडवांसमेंट. स्ट्रक्चर करना और डेवलप करना इंडस्ट्री को. सबसे पहले नरसिम्हम राव ने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी 1991 में. अब इस रिपोर्ट में लिखा क्या क्या था वो देखो. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिकमेंडेशन. एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, चाहे कितने भी सारे पॉइंट्स मैं डिस्क्राइब करूँ. फर्स्ट पॉइंट, 4 टायर हायरार्कियल स्ट्रक्चरल होगा. 4 टायर मतलब 1 2 3 4 विद 3 to 4 लार्ज बैंक्स. 3 से 4 बड़े बड़े बैंक्स टॉप पे होंगे, बॉटम पे रूरल बैंक इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. 4 टायर का हायरार्कियल फंक्शन होगा. टॉप पे डाल दो आप अच्छे अच्छे बैंक्स SBI जैसे, और नीचे डाल दो रूरल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वाले बैंक जो कि अपनी मैनेजमेंट इतने अच्छे से नहीं कर सकते. फिर इन्होंने बोल रखा है कि सुपरवाइजरी फंक्शंस ओवर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी असाइन टू अ क्वाजी ऑटोनॉमस बॉडी. एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इसको पूरी तरीके से सुपरवाइज कर सके बैंक को, और देखे कि बैंक में क्या हरकतें चल रही हैं. फिर देखो थर्ड पॉइंट में, अ फेज रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसका रेशियो पहले 30% 35% हुआ करता था एट दैट टाइम. एग्जैक्ट मैं बताती हूँ आपको डेटाज. थर्टी टू 35%, 38.5% एग्जैक्ट 38.5% हुआ करता था. उसको कम करो, उसको 25% तक लेके आओ. और जो CRR, अभी शायद आगे बात होगी या नहीं होगी तो भी आप समझ लो, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कैश रिजर्व की फॉर्मेट में बैंक के पास रहेगा, उसको भी घटाओ. उसको 15% से 3 to 5% पे लेके आओ.
अब इसके पीछे रीज़न क्या था? देखो, जितनी ज़्यादा होल्डिंग मैं अपने पास रखूँगी, जैसे मान लो एक बैंक के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। 1 लाख रुपए का आप 38% नहीं 40% अपने पास होल्डिंग रख रहे हो। 40% मीन्स कितने रख रहे हो? 40,000। और 60,000 आप लैंडिंग कर रहे हो, मतलब आप इसी पे पैसा कमा सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो। लेकिन अगर मैं इस 40% को मान लो 10% कर दूं तो 10,000 मैं अपने पास रखूंगी और 90,000 में मैं अपना इंटरेस्ट कमा सकती हूँ। तो इसीलिए बोला गया कि अपने पास पैसे की जो होल्डिंग है वो कम रखो और बाकी जो लैंडिंग जिससे आप इंटरेस्ट कमा सकते हो वो ज़्यादा रखो। यही बोल रहा है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रिडक्शन लेके आओ। फेज्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या होता है कि ना जो रेशियो है कैपिटल की और जो रिस्क असेट्स की, मतलब क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो रिस्क असेट्स होते थे, रिस्क असेट्स मीन्स जिनमें खतरा बना हुआ है, जिनके पास बैड डेब्ट्स होने के चांसेस है, उनकी रेशियो एटलीस्ट 88% तो बना के रखो। ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को ख़त्म करो, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं बनाओ बैंकों पे कि कल को वो काम ही ना कर सके। अच्छे से असेट्स और फुल डिस्क्लोजर करो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि आप बीच में कुछ करते रहते हो और बैंकों को, मतलब जो मेन बैंक है उनको पता नहीं होता और बाद में हाथ खड़े कर देते हो कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं, अब संभालो बैंक को। तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर क्लासिफाई करो और पूरी तरीके से बताओ। डीरेगुलेशन करो इंटरेस्ट रेट जो इतने हाई फाई बढ़ रखे हैं ना, उसको रेगुलेट करो। जिनको कम करना चाहिए उनको कम करो, जिनको ज़्यादा करना चाहिए उनको ज़्यादा करो। फिर डेलीगेशन ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग एक्टिविटी ऑफ IDBI टू सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी। मीन्स पूरी तरीके से डायरेक्ट आप लोन के लिए अप्लाई कर दो। कंपटीशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन पार्टिसिपेटिंग अप्रोच। कंपटीशन किस में आएगा? कंपटीशन लेके आओ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि वो आपस में पार्टिसिपेट कर सके। पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है, बस काम किए जा रहे हैं। फिर इन्होंने बोल रखा है कि सेटिंग अप असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को ठीक करो। टेक ओवर अ प्रोपोर्शन ऑफ द लोन पोर्टफोलियो ऑफ बैंक हुज रिकवरी हैज बिकम डिफिकल्ट। जिनकी रिकवरी डिफिकल्ट हो रही है, आपको पता है कि यहाँ से रिकवरी के चांसेस नहीं है या बहुत कम है, उस पर स्ट्रिक्टनेस लेके आओ। अच्छा, अब क्या क्या गवर्नमेंट ने इससे फॉलो किया और क्या अचीवमेंट्स हुई? भाई SLR और CRR को कंट्रोल किया गया। मैं बोल रही थी ना यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, तो देखो यहाँ पे मेंशन हो रखा है 38.5 से 25% किया गया और 15% से 4.1% किया गया। फिर देखो, और ये इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि 2003 में किया गया, इतना किया गया। तो छोटा छोटा डेटाज याद रखो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप डेटाज को रटने बैठो। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करूँ तो चलो, प्रूडेंशियल norms have been started by RBI impart professionalism in my commercial bank. The purpose of prudential norms include proper disclosure करो इनकम की। वही बात जो भी मैंने बताया कि आप बीच में कुछ करते जा रहे हो बैंक के अंदर और पता ही नहीं है कि बाद में लास्ट में आप NPA इतनी डिक्लेयर कर दे रहे हो कि हमारी बैंक की इतनी NPA, तो वो स्टार्टिंग से ही मेंशन करो। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जो कार की बात की थी हमने, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जो रेशियो है वो 8% मेंटेन करके रखो। फिर डीरेगुलेशन इंटरेस्ट रेट, इनकी बात हम कर चुके हैं, ये हमने अचीवमेंट्स किए थे। शेड्यूल बैंक्स को मतलब फ्रीडम दो कि वो अपने हिसाब से काम कर सकें। रिकवरी करो, जो डेट हो रहे हैं इसकी रिकवरी करो, और रिकवरी भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से करनी है। रिकवरी ऑफ बैड डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1993, इसमें ट्रिब्यूनल बनाए गए, 6 स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए, ठीक है, और वो कहाँ पे? मुंबई में सेटअप किए गए। फिर कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट के अंदर गवर्नमेंट 51% से कम नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का स्टेक। ऑपरेशन में फ्रीडम लेके आओ,
लोकल एरिया बैंक्स खोलो। लोकल एरिया बैंक्स के मतलब क्या बोल रखा है कि लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम्स पे, बैंक की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो बैंक्स खोलो, लोकल एरिया बैंक्स खोलो, ताकि लोगों को इतना मोबिलाइज नहीं करना पड़े। फिर कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करो। फिर नरसिम्हम कमेटी ने सेकंड रिपोर्ट दी थी आपकी 1998 के अंदर। तो अब 1991 की पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने देख ली। अब आपको स्किप करना है, इट्स योर चॉइस कि आप कितना स्किप कर रहे हो कितना नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने बोल रखा है, अब सेकंड जो कमेटी थी उसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। देखो, स्ट्रेंथनिंग बैंक्स इन इंडिया, बैंक को ना स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, क्योंकि does it recommend the merger of strong बैंक, मतलब अगर कोई वीक बैंक है ना तो स्ट्रॉन्ग बैंक को वीक बैंक के साथ मर्जर कर दो, ताकि वो बिल्कुल ना डूबे, मतलब बिल्कुल हाथ खड़े ना करे, एटलीस्ट इतना तो हो कि उसका काम चलता रहे। ठीक है, तो वही आज की डेट में भी देखो वही सिस्टम चल रहा है। नैरो बैंकिंग, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नैरो बैंकिंग का मतलब है दोज डेज मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। बिल्कुल आप दो देख सकते हो, सम ऑफ देम हैड एनपीए 20% तक है। मतलब अगर 1 लाख रुपए एक बैंक के पास है तो 20,000 तो मिल ही नहीं रहे। 80,000 में से वो कुछ परसेंट अपने पास रखता होगा, सपोज अगर रखता होगा मान लो 20%, इतना तो नहीं है, कुछ 3-4% है, 5%, तो अगर वो इतना रखता होगा 20% या 10%, तो कितना हो जाएगा 8,000, तो 72,000 लैंडिंग कर रहा है। तो देख रहे हो किस तरीके से ये कितना ज़्यादा है, 20%। इट रिकमेंड नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वीक बैंक को स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मिक्स किया जाए, नैरो बैंकिंग कह रहे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की गई है, जिनको उस टाइम पे 1991 में 8% रखने के लिए बोला था, उसको इम्प्रूव करके 9% की बात की जाए। बैंकिंग की ऑनरशिप, जो बैंक है उनको इतनी आज़ादी मिले ताकि बैंक अपना काम बहुत और अच्छे से कर सके और रिव्यू किया जा सके। जैसे कि जो आपकी कमेटी कंसिडर दैट देयर वाज एन अर्जेंट नीड ऑफ रिव्यूइंग एंड अमेंडिंग मेन लॉज को बदलो, आरबीआई एक्ट को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट को, इनमें चेंजेस लेके आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है आपके बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर। फिर ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। इम्पॉर्टेंट था, लेंदी था, लेकिन इसको करके जाना, उसको स्किप मत करना, बार बार मैं बोल रही हूँ। आप ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, अगर कम पॉइंट्स करने हैं तो थोड़ा मर्ज कर लो, कम से कम 15 नंबर, छोटा अगर कम बता रही हूँ मैं तब 15 नंबर। चलो बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं। बेसल नॉर्म्स भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्किप करने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बेसल नॉर्म्स क्या था, ये बेसल कमेटी बनाई गई थी बैंक की सुपरविजन के लिए और ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड थी। मींस इंटरनेशनल बैंकिंग को किस तरीके से सुपरवाइज किया जा सके। द गोल ऑफ दिस नॉर्म, इस गोल जो बैंकिंग जो सुपरविजन था, इसका क्या मेन गोल था कि बैंकों को कोऑर्डिनेट किया जा सके, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को। तो BCBS ये स्विट्जरलैंड में है। BCBS कंसिस्ट ऑफ 27 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंट्रीज। 27 रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके और इसमें 3 गाइडलाइंस दी गई थी। रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर बेसल, ये बेसल एक वहाँ पे एक जगह है, उसकी जगह पे इसको रखा गया। तो 3 बेसल दिए गए थे, 1, 2, 3, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या घुमा के आएगा। बेसल 1 में क्या बोला गया था, देखो बेसल 1 के अंदर बोला गया था कि दीज रूल्स आर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1988 विच फोकस्ड ओरिजिनली ऑन क्रेडिट रिस्क फेस्ड बाय द बैंक्स। आजकल बैंक लोन के तौर पे इतना दे देते हैं और क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो 1998 में ये पॉलिसी आई तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस, इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो कार आपको मेंटेन करना है वो 8% करना है क्रेडिट रिस्क के ऊपर।
द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिफाइंड। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, मैंने तभी आपको बता दिया था। कैपिटल के बेसिस पे रिस्क वेटेड असेट्स कितने हैं, रिस्क कितना है आपका कैपिटल के बेसिस पे। इंडिया अडॉप्टेड दिस, अब इंडिया ने इसको 1999 में, देख रहे हो 11 साल बाद। द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स वॉज डन इन 2 ग्रुप्स। अब इसमें ना असेट्स की क्लासिफिकेशन की गई थी, वो भी 2 ग्रुप्स के अंदर। 2 ग्रुप्स मीन्स टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल के अंदर इसको कोर कैपिटल बोला गया था और इसको सप्लीमेंट्री कैपिटल बोला गया था, इसको सप्लीमेंट्री कैपिटल बोला गया था। अब कोर कैपिटल और सप्लीमेंट्री जो कैपिटल है इसके अंदर आपका आएगा क्या क्या। देखो कोर कैपिटल के अंदर आपकी इक्विटी वगैरह आएगी। इक्विटी मीन्स वो पैसा जो कि आपका खुद का है, वो आ जाएगा आपका इसके अंदर। टायर 1 के अंदर, टायर 1 कैपिटल के अंदर पेड अप कैपिटल आएगी, देखो लिखते जाओ, पेड अप कैपिटल आएगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व आएंगे, फिर डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स आएंगे, ठीक है। और टायर 2 के अंदर क्या क्या आएगा, रिजर्व्स आएगा, क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व्स आएंगे, जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व्स आएंगे। ये सप्लीमेंट्री कैपिटल के अंदर था। तो मतलब इनका बेसिकली बेसल 1 का रखने का ये था कि 2 टायर के अंदर कैपिटल को बांटो, इसमें वो पैसा जो बैंक का खुद का है और ये वो पैसा जो बैंक ले रहा है लोगों से। द रिस्क वेटेड असेट इज द असेट, बैंक असेट वेटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क। बैंक जिस हिसाब से असेट्स हैं और बैंक के पास जिस हिसाब से रिस्क असेट्स हैं। फिर उसके बाद बेसल 2 के अंदर ये हुआ था 2004 में, वो आया था 1988 में और अप्लाई हुआ था 1999 के अंदर। ये 2004 में आया था और देखते हैं अभी कब इसको अप्लाई किया इंडिया ने। एंड एम्ड एट मोर रेगुलेशन देन बेसल 1, बेसल 1 से ज़्यादा थी इसके अंदर। इसके अंदर 3 पिलर बनाए गए। एक तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में फिर वही कार जो रहेगी वो 8% रहेगी। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस टायर 3 ऑफ कैपिटल, मीन्स 2 टायर के तो कैपिटल रहेंगे और 3 टायर 3rd की भी बात करेंगे यहाँ पे। फिर इन्होंने, और टायर 3 के अंदर आएगा क्या क्या, शॉर्ट टर्म सबॉर्डिनेट्स लोन। टायर 1 की बात कर ली, टायर 2 की बात कर ली, यहाँ पे बोल रखा था कि टायर 3 भी आएगा। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के अंदर जनरली बैंक्स फेस 3 काइंड्स ऑफ रिस्क। जो बैंक्स थे वो 3 तरीके के रिस्क फेस कर रहे थे, कौन से, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो इनको मॉनिटर किया जा सके और देखा जा सके। फिर 3rd फेज के अंदर, मतलब 3rd जो क्राइटेरिया है उसके अंदर डिस्क्लोजर ऑफ मार्केट डिसिप्लिन, मीन्स द रिक्वायरमेंट इंक्रीज द बैंक्स डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कि आप बताओ बैंक से डिस्क्लोज करो अपनी सारी की सारी चीज़ें, मार्केट के अंदर जो भी आपके हिसाब से चल रहा है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखो। तो ये डिस्क्लोजर थी। मिनिमम रिक्वायरमेंट और सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मार्केट डिसिप्लिन। जो बेसल 3rd था वो कब अपनाया गया था और वो कब आया था, देखो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल 3 गाइडलाइंस हैपन्स बिकॉज ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, और जिसकी वजह से बेसल 3rd आया। रेगुलेशन एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म दे वर पुट इन आर प्लेस फॉर द बैंक, और वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में बेसल 3rd। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आना, इम्प्रूव करना बैंकिंग सिस्टम को, और जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, एकदम जो बैंक को झटका लगता है उससे बचाना, और मोर फोकस करना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। बेसल 3rd हैज़ क्रिएटेड 2 लिक्विडिटी रेशियो, 2 लिक्विड रेशियो की बात की थी इन्होंने, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स। अब ये क्या क्या है ये देखते हैं। देखो इन्होंने बोल रखा है कि मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो 30 दिन के अंदर अंदर, और नेट स्टेबल फंड्स रिक्वायर बैंक एंड मेंटेन फंडिंग टू मीट मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट 1 ईयर। शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो 30 दिन तक,
और अगर लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है तो 1 साल तक। जो थर्ड पिलर था बेसल 3 का, इन्हेंस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इन्हेंस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड इन्हेंस डिस्क्लोजर मार्केट, मीन्स जो हमने 3 चीज़ों की बात की थी आपकी बेसल 2 के अंदर, वो सेम टू सेम बेसल 3 में भी है, लेकिन उसको इन्हेंस्ड किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, और बेसल 3 कब लागू किया गया था? 2019 में, लेकिन अभी भी वो लागू नहीं है क्योंकि कोविड की सिचुएशन में India was introduced Basel 3rd March 2019 but RBI extend the deadline 2020 COVID-19 की वजह से, और अभी भी ये 6 मंथ के लिए एक्सटेंडेड है। RBI implemented these guidelines in country to make bank regulation and compliance process par with other, दूसरों के साथ हम चल सके फाइनेंशियल उसमें। अब ये तो हो गई आपकी बेसल नॉर्म्स की बात कंप्लीट। बेसल कमिटी शुड फॉर्म द राइट रिस्क वेटेड फॉर क्रेडिट एक्सपोजर बेस्ड ऑन individual countries rather than in general as it help in catering the requirement on country by country basis। और ये characteristics तो ये इतना important नहीं है, इतनी बात बता दी, वो सब अच्छे से पढ़ लेना। अब आ जाओ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कभी कभी ना डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस दे देते हैं, आपको घुमा के नहीं देंगे, डायरेक्ट दे देंगे। तो अब ये समझो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या था? RDAI का क्या फुल फॉर्म है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कैसे बनी थी? सेक्शन कौन सा है? 4, एक्ट कौन सा है? 1991। कितने मेंबर्स होते हैं? एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। 1, 5, 5, 10 मेंबर हो गए। एक हो गया आपका चेयरमैन, 5 हो गए होल टाइम मेंबर जो कि आपके पूरे टाइम पे काम करेंगे, और 4 हो गए पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है, अब ये अपॉइंटेड 4 होल टाइम मेंबर कौन? होल टाइम मेंबर नहीं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर IRDA का हेड ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर IRDAI काम क्या करती है? इंश्योरेंस का पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखना। सारी की सारी मेजर एक्टिविटीज़ IRDAI इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंडक्ट, सारी की सारी जो आपकी इससे रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। IRDAI का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली और मुंबई में भी है। रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली वो क्या फोकस करता है? कंज्यूमर की अवेयरनेस के ऊपर, इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है, और इंस्पेक्शन करना, ये इंश्योरेंस से ही बेसिकली रिलेटेड है। अब ये काम किस तरीके से करती है? फ्रेमवर्क क्या है पहले ये देखो। दिस ऑफिस इज फंक्शनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंसिंग, ये लाइसेंस देता है किसको? रीजनल ऑफिस मुंबई में है और हैंडल्स करता है, बहुत सारी जिम्मेदारी वो परफॉर्म करता है। बी पार्ट में बोल रखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीन्स वो काम क्या करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास होके होती है। तो 1999 में एक एक्ट पास हुआ था और वो बनाई गई थी इंश्योरेंस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। इसके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं? तो IRDAI 1991 में जो 1938 में एक्ट में थे वो तो सारे हैं ही हैं, बाकी और कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं इसमें। की ऑब्जेक्टिव्स, द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDAI इसमें प्रमोट करेगा कंपटीशन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज करेंगे कस्टमर की चॉइस, कंज्यूमर की क्या चॉइस है, वाइल इंश्योरिंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट में पूरी तरीके से फाइनेंस को इंश्योर करेंगे। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर क्या होता था? कुछ कमियां थी इसके अंदर, ये IRDAI को इसी एक्ट ने फ्रेमवर्क दिया और काम करने की ऑपरेटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। फिर इसके अंदर कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं? इंश्योरेंस बिजनेस एंड फंक्शन जो कि मैरीन इंश्योरेंस आ गया 1963 एंड पब्लिक लिमिटेड इंश्योरेंस 1991 जो आपकी इंश्योरेंस एक्ट है इसके अंदर ही है।
IRDAI का adopted a mission of itself which is as follow। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, ये स्किप नहीं कर सकते। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को एक ठीक तरीके से कुछ भी उनके साथ घपलेबाजी ना हो। टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है वो टाइम टू टाइम ग्रोथ हो पाए उनका, जो प्रीमियम के साथ जो उनको और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, लॉन्ग टर्म फंड्स एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक। और प्रमोट करना हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस मेंटेन करके रखना। अपने जो रेगुलेटर्स है, अपने जो कॉम्पिटिटर, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना। ये सारे IRDAI की जिम्मेदारी थी। ये तो हमने पढ़ लिया। और आगे देखो, टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम, ये देखो, टू टेक एक्शंस वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट और इनइफेक्टिवली इन्फोर्स्ड। मतलब वहां पे एक्शंस लेना जो कि ठीक तरीके से नहीं किए जा रहे। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन लेके आना, खुद पे कंट्रोल। डे टू डे वर्किंग इंडस्ट्री के अंदर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय IRDAI। अब देखो, अगर LIC की बात करूं, LIC इंश्योरेंस कंपनी, तो ये किस किस की है? पब्लिक और प्राइवेट दोनों की है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी पब्लिक प्राइवेट दोनों की है। अमंग देम दे आर सम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अलग है इसके अंदर। री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है? जो कि इन कंपनीज को, एक होता है को इंश्योरेंस और एक होता है री इंश्योरेंस। देखो दोनों में फर्क समझाती हूँ। एक री इंश्योरेंस मतलब जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, इसके ऊपर एक कंपनी बैठी हुई है जो इसको इंश्योरेंस दे रही है। मैं इसकी पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है। तो मैंने एक पॉलिसी करवा रखी है, मान लो LIC की पॉलिसी करवा रखी है, ये कंपनी है। तो इसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है कि अगर ये इनसफिशिएंट हो जाए तो ये इसको पेमेंट कर दे। तो ये तो हो गई आपकी री इंश्योरेंस पॉलिसी, इसने इसको री इंश्योरेंस करवा रखा है। और कोई इंश्योरेंस कंपनी, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कंपनीज को बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो 2-3 इंश्योरेंस कंपनी मिलके उसको इंश्योरेंस देती है, तो वो होती है को इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसके बाद एजेंसी चैनल कौन सा है? एजेंसी चैनल इंटरमीडियरीज, जिसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और रेगुलेटिंग। RBI को रेगुलेट किस तरीके से किया जाता है, ये सेक्शन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपने इतना भी IRDA के बारे में पढ़ लिया ना तो बहुत है। फिर आगे देखो, इसके अंदर ये सारा आप लोग गो थ्रू करना चाहो, इसके सुपरवाइजरी रोल क्या है तो आप गो थ्रू कर सकते हो उसको अपने आप, क्योंकि इतना भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, सो दैट कि आप लोगों को अगर आपको पढ़ना हो तो इसको आप अपने एंड से कंफर्म करके पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी और आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इसको री इंश्योरर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। ऑन साइट इंस्पेक्शन, इतना तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे, कितना भी पढ़ोगे। चलो अब इसको पढ़ते हैं, ये है मेन। फिर है रिस्क है जो मेरा मेन आज का टॉपिक है, जो मुझे बताना है। उसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट करेंगे। रिस्क का मतलब खतरा, और रिस्क का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, कि हम लोगों को नहीं, किस तरीके से हम मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम जो अनप्रिडिक्शंस हैं उससे बच सके। तो ये जो अनप्रिडिक्शन वर्ड यूज़ होता है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू रिस्क। फिर उसके बाद इन्होंने मेजर रिस्क की बात की गई है, कौन कौन से होते हैं उसके टाइप्स। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। देखो रिस्क किस तरीके से मैटर करता है।
सबसे पहले होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क बिगेस्ट रिस्क होता है बैंक का, क्योंकि बैंक लोगों को लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो ये जो रिस्क होता है ये सबसे खतरे वाला रिस्क होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को अमाउंट को दिया जाता है और उसके बदले में मॉर्टगेज रखी जाती है। मतलब अगर आप 10 लाख का लोन दे रहे हो, उसके बदले में आप 7 लाख की सिक्योरिटीज़ को रखवा रहे हो, तो 3 लाख का तो आपका सीधा सीधा नुकसान है ही ना। तो इसके बारे में बात की जाती है। डिफ़ॉल्ट अकर होता है जब वो लोग अपनी पेमेंट को नहीं दे पाते, ठीक है, वो टाइप का रिस्क आपका क्रेडिट रिस्क हो जाता है। फिर उसके बाद बैंक कोशिश करता है, और ये रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिस्क आपके हाथ की बात नहीं है। फिर ऑपरेशनल रिस्क की बात आती है। ऑपरेशनल रिस्क कौन सा रिस्क होता है? जो कि एरर्स की वजह से होता है, इंटरप्शंस की वजह से होता है, या लोगों के इंटरप्शंस और डैमेज कॉज्ड बाय पीपल। लोगों ने कुछ गलती की है जिसकी वजह से आपका खतरा हो रहा है, वो होता है ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस की वजह से। तो इसको ना एसेट मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर फॉर ऑपरेशन जैसे कि सेल्स की, ट्रेडिंग वगैरह, इसके अंदर ये किया जाता है। ये होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क के बाद मार्केट रिस्क आता है। मार्केट रिस्क किससे इन्फ्लुएंस होता है? कि मार्केट्स में जितनी फ्लक्चुएशंस होती है कैपिटल मार्केट के बारे में, अनप्रेडिक्टेबल इक्विटी मार्केट, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल रहती है, कभी बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आती है वो मार्केट रिस्क कहलाता है आपका। फिर उसके बाद आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स बैंक को अपने पास भी कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बैंक को कल को लायबिलिटी फुलफिल करनी है अपनी। तो जो एबिलिटी होती है बैंक की कि वो फुलफिल कर पाए अपनी नीड्स को, वो लिक्विडिटी रिस्क के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों होती है बैंक के पास। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ रिस्क, और इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया मैंने क्योंकि ये इतना डिटेल वाला टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको जस्ट रिव्यू भी करोगे तब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपना लेक्चर वीडियो को यहीं पे कंप्लीट अप करती हूँ। आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, और कमेंट करो कि और आपको कौन कौन से डाउट है तो मैं उसको सॉल्व करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।